नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है गुड मॉर्निंग जी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होनी है और कल शीतकालीन सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक हुई। हरियाणा विधानसभा परिसर में हुई इस बैठक में सत्र की अवधि 1 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया। यानी पहले 21 दिसंबर तक चलने वाला ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब 22 दिसंबर तक चलेगा। और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से पहले शीतकालीन सत्र को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और इस सर्वदलीय बैठक के बाद हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसका 1 दिन बढ़ाया गया और अब 22 तक सत्र की अवधि रहेगी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गुरुग्राम नमाज विवाद। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की है और अवमानना याचिका लगाई गई। हरियाणा सरकार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका। हरियाणा सरकार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ ये याचिका लगाई गई। अवमानना याचिका में कहा गया कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों की तरफ से बाधा डाली जा रही है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से उचित कदम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में ही हर राज्य को ये आदेश जारी किए थे कि हेट स्पीच और कम्युनल राइट्स के मामले में अगर शिकायत जाती है तो पुलिस उचित कदम तुरंत उठाए। हरियाणा सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाने की तैयारी में है और यह कहना है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी गांव के प्रतिभाशाली युवाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर साबित होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तकनीक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे और बैठक में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी पहुंचे थे। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर बांग्लादेश को आजाद करवाने वाले वीर सपूतों के अदम्य साहस को भारत कभी नहीं भूलेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही। राजभवन में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम एक शाम शहीदों के नाम था और उन्होंने समारोह में 1971 के युद्ध में शामिल हुए पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री का आधुनिकीकरण किया गया। साथ ही उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी देश और प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई दी और कहा कि हरियाणा में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी बनाने की जरूरत है। इस पर इस साल प्रभावी काम किया जाएगा। 1962, 1965, 1971 एंड 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ने वाले हर जवान को मेरा नमन है। आज उनके योगदान और बलिदान से एज ए कंट्री हम जितनी मजबूती से आगे बढ़ पाए हैं, दुनिया ने कभी सोचा और देखा नहीं था। 75 साल की इस आज़ादी में जो रोल हमारे सैनिकों का रहा है, उस रोल को देखते हुए आज दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी हमारे देश के आगे अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के मैदान में सैनिकों की तरफ से जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हार गए थे। ये कहना है
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत के पास 90,000 युद्धबंदी थे। अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो उन्हें छोड़ने के बदले पीओके ले सकती थी, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने कोई बार्गेन नहीं किया और इस भूल को देश आज तक भुगत रहा है। 1971 में सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए। हमारे पास 90,000 युद्धबंदी थे, पीओडब्ल्यूज थे। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान से बार्गेन कर सकते थे। हम पाकिस्तान से पीओके लेने की मांग कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके पीओडब्ल्यू वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। और हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने गोहाना के सिंचाई विभाग विश्राम गृह में जिले के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स की पहचान भी हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कुछ पार्टियों की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिनकी सुनवाई 18 जनवरी को होनी है और तय तारीख पर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद चुनाव जल्द से जल्द तारीख घोषित कर दी जाएगी चुनाव की और सभी उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर शपथ पत्र लिया जाएगा और यह आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। डेमोक्रेसी का सही प्रिंसिपल तो यही है, हर आदमी को वोट का अधिकार मिले, वो अपने वोट का इस्तेमाल करे, लेकिन दो जगह भी नहीं वोट हो तो इसके लिए तो आवश्यकता है, क्योंकि जो आधार से लिंक के साथ बहुत सी समस्याएं हैं और भी जो चीजें हैं, सब्सिडी में जो मिसयूज था या राशन में मिसयूज था, वो सब चीजें भी कंट्रोल हो रही हैं। तो ये भी बुराई अगर इससे दूर हो जाए तो अच्छी। और किसान आंदोलन खत्म होने के करीब 1 साल बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चलूनी अपने घर कुरुक्षेत्र लौटे। किसान आंदोलन को लेकर लगातार वो 1 साल से आंदोलन में थे, जहां गुरनाम सिंह चलूनी का भव्य स्वागत किया गया। प्रदूषण को रोकने के लिए नाकाम होने पर सोनीपत के प्रदूषण विभाग के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने सोनीपत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल अधिकारी भूपेंद्र सिंह चहल और साइंटिस्ट डॉक्टर मोनिका पुनिया को सस्पेंड कर दिया है। खबर हिमाचल प्रदेश से। ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मां चिंतपूर्णी दरबार में नतमस्तक हुए और वहीं कैग की रिपोर्ट में पानी, बिजली और पर्यटन पर सारा पैसा खर्च नहीं किए जाने पर कहा कि इस रिपोर्ट में वे पिछले कई वर्षों से लगभग ऐसी ही परिस्थिति दिखी। सीएम ने कहा कि लंबे समय तक शासन में रही कांग्रेस की सरकार नीतियों के चलते प्रदेश कर्जदार हुआ। कांग्रेस की नीतियां सही नहीं होने की वजह से हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4 सालों में प्रदेश में लगभग 1,54,000 किसान परिवारों ने 9,200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राकृतिक खेती पर बहुत विस्तार से पूरे देश के किसानों से आह्वान किया उन्होंने कि हम जहर मुक्त जो है वो खेती अगर हम करना चाहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, और इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान आगे आएं, इसके लिए विशेष आग्रह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय कांगड़ा दौरे पर हैं और विजय दिवस पर आरएसएस प्रमुख ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों को हार्दिक नमन और अभिनंदन किया और 19 दिसंबर तक मोहन भागवत आरएसएस कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में चर्चा भी करेंगे। और सर्द मौसम में हवाओं ने ऊना की फिजाओं को भी ठंडा कर दिया है और धुंध बढ़ने के बाद अब लोग घरों में रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोग अलाव सेकते कहीं दिखाई दिए तो कहीं गर्म कपड़ों से खुद को ठंड से बचाते नजर आए। धुंध के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को भी यहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और
इसकी संख्या में भी अब काफी कमी नजर आ रही है। चंबा के चुराह के देवी कोठी और टैपा में बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मौसम में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। अचानक मौसम बदलने से पानीपत के लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी। ठंड ज्यादा होने की वजह से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे। कुछ लोग अलाव के सहारे ठंड से राहत पाने के जुगाड़ में दिखते।